शो की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। आज हम जो इंडिया का मैप देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा था? और हम जो खुद को इंडियन सिटीजन कहते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? कहाँ से शुरू होती है ये पहचान? बिल्कुल सही सवाल, और इनके जवाब हमारे सामने पड़े सोर्स मटेरियल में है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 2 हिस्सों यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के नोट्स हैं। ओके। पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पर, यानी भारत देश की बॉडी कैसे बनी, उसकी जमीन और उसकी सीमाएं कैसे तय हुई। और पार्ट 2 सिटीजनशिप पर है, तो ये देश की आत्मा हुई। एकदम। तो आज इस चर्चा में हमारा मकसद इन्हीं 2 चीजों की तह तक जाना है। इंडिया एक देश के तौर पर कैसे वजूद में आया और एक इंसान इस देश का नागरिक कैसे कहलाता है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं देश की बनावट से। सोर्स में सबसे पहले आर्टिकल 1 का जिक्र है, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स सुनने में तो सीधा सा लगता है, लेकिन सोर्स कहता है कि ये फेडरेशन ऑफ स्टेट्स से बहुत अलग है। क्या फर्क है इन दोनों में? इसमें एक बहुत गहरा फर्क है, और ये हमारे देश की बुनियाद को डिफाइन करता है। देखो, एक फेडरेशन जैसे अमेरिका एक तरह का समझौता या अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट? हाँ, अलग अलग पहले से आजाद स्टेट्स एक साथ आकर कहते हैं चलो मिलकर एक देश बनाते हैं। उन्होंने देश को बनाया है। अच्छा, तो वो आपस में आकर जुड़े हैं। करेक्ट। जबकि यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि देश पहले से एक है और उसको आसानी के लिए स्टेट्स में बांटा गया है। स्टेट्स ने यूनियन को नहीं बनाया, बल्कि यूनियन ने स्टेट्स को बनाया है। ओह। इसलिए स्टेट्स को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राइट। कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम इस एग्रीमेंट से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। समझ गया। इसीलिए सोर्स में वो जबरदस्त लाइन लिखी है, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। एग्जैक्टली। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें इंडिया की पूरी फिलॉसफी छुपी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश की एकता यानी यूनियन सबसे ऊपर है, वो अटल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, लेकिन उस यूनियन के अंदर लोगों की जरूरतों के हिसाब से स्टेट्स को बदला जा सकता है। उनकी बाउंड्रीज, उनका नाम, सब कुछ। स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। सही है। यही कॉम्प्रोमाइज है। देश नहीं टूटेगा, पर लोगों की पहचान को अकोमोडेट करने के लिए हम आंतरिक बदलाव करते रहेंगे। तो इसका मतलब पार्लियामेंट के पास काफी पावर है। आर्टिकल 3 के बारे में सोर्स में लिखा है। हाँ, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को यही पावर देता है। वो कानून बनाकर किसी नए स्टेट को बना सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, बाउंड्रीज बदल सकती है और नाम भी बदल सकती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज बदल सकती है, लेकिन सोर्स में 2 अलग अलग आर्टिकल्स, आर्टिकल 2 और 3 का जिक्र है। दोनों नए स्टेट्स से डील करते हैं। इनमें आखिर ऐसी क्या अलग बात है? देखो, आर्टिकल 2 बाहर की टेरिटरी के लिए है। मान लीजिए कल को इंडिया किसी नए इलाके को, जो अभी तक उसका हिस्सा नहीं है, अपने देश में शामिल करता है, तो वो इस आर्टिकल के तहत होगा। ओके, तो एक बाहर से जोड़ने के लिए। हाँ, और आर्टिकल 3 देश के अंदर जो मौजूदा स्टेट्स है उनमें बदलाव करने के लिए है। और एक अंदर तोड़ने जोड़ने के लिए। समझ गया। एग्जैक्टली। और सबसे कमाल की बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस प्रोसेस को बहुत फ्लेक्सिबल रखा। ऐसे बदलाव के लिए कोई मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, पार्लियामेंट इसे एक आम कानून की तरह सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। एक मिनट, यहाँ मुझे सोर्स में एक बहुत अजीब बात दिख रही है। आप कह रही हैं कि पार्लियामेंट स्टेट्स को आसानी से तोड़ मरोड़ सकती है। हाँ। लेकिन अगर हमें अपनी थोड़ी सी जमीन किसी दूसरे देश को देनी हो, तो उसके लिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये उल्टा नहीं लगता? ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है, और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस केस है, बेरुबारी यूनियन केस। कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स की बाउंड्रीज बदलना अलग बात है, लेकिन देश की जमीन ही किसी और को दे देना, उससे देश छोटा होता है ना। इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ही पड़ेगा। इसका कोई एग्जाम्पल है सोर्स में? हाँ बिल्कुल, 100th अमेंडमेंट जो 2014 में हुआ, इसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच एनक्लेव्स का एक्सचेंज हुआ था। ये एनक्लेव्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए आसान भाषा में। इसका मतलब है कि कुछ जमीन थी तो इंडिया की, पर वो चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई थी। बिल्कुल सही समझे। और ऐसी ही कुछ बांग्लादेशी जमीन इंडिया में फंसी हुई थी। वहां रहने वाले लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। इस अमेंडमेंट के जरिए इन जमीनों की अदला बदली की गई। ये तो हुई कानूनी बात, लेकिन आजादी के वक्त जमीन पर सिचुएशन क्या थी? सोर्स कहता है कि तब 565 देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स थे। 565 बहुत बड़ा नंबर है। इन सबको एक साथ लाना कितना बड़ा काम रहा होगा। बहुत बड़ा।
सोर्स बताता है कि सरदार पटेल और वीपी मेनन के एफर्ट से 562 ने तो इंडिया ज्वाइन कर लिया, लेकिन 3 थे जिन्होंने शुरू में ना कर दी। 3 जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और इन तीनों की कहानी बहुत दिलचस्प है। लेट्स स्टार्ट विद जूनागढ़, गुजरात में। वहां क्या हुआ? जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, लेकिन ज्यादातर आबादी हिंदू थी। नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया। ओह, लेकिन वहां लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। आखिर में वहां रेफरेंडम कराया गया। यानी लोगों से सीधा वोट करवाया गया कि आप कहां जाना चाहते हैं। करेक्ट। और लोगों ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इंडिया के साथ जाने का फैसला किया। तो जूनागढ़ रेफरेंडम से इंडिया का हिस्सा बना। ठीक है, दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर। वहां के राजा हरि सिंह थे। वो आजाद रहना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान से कबायली हमला हुआ तो उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट था। हाँ, जिसके जरिए उन्होंने इंडिया ज्वाइन किया। और तीसरा, हैदराबाद। यहां तो सोर्स कहता है कि मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, ऑपरेशन पोलो। हाँ, आजादी के 1 साल बाद तक इंडिया के बिल्कुल बीच में एक ऐसी रियासत थी जिसका निजाम आजाद रहना चाहता था। वहां कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। तो एक्शन जरूरी हो गया था। आखिरकार सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया और हैदराबाद को इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। सोचने वाली बात है कि आज हम जिसे एक देश मानते हैं, उसकी हर एक ईंट को जोड़ने में कितनी मेहनत और अलग-अलग तरीके लगे। तो देश तो जुड़ गया, लेकिन अब सवाल उठा कि इस देश के अंदर जो स्टेट्स होंगे उन्हें किस आधार पर बनाया जाएगा, भाषा या एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा? ये बहुत बड़ा सवाल था और सोर्स कहता है कि शुरू में लीडरशिप भाषा के आधार पर स्टेट्स बनाने के सख्त खिलाफ थी। उन्हें डर था कि इससे देश टूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तमिल या बंगाली समझेंगे, इसीलिए धर कमेटी और जेवीपी कमेटी, जिसमें नेहरू पटेल और पत्ताबी सीतारमैया थे। हाँ, इन दोनों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा ही आधार होना चाहिए। लेकिन फिर जैसा अक्सर होता है, एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग स्टेट आंध्रा की मांग बहुत पुरानी थी। इसी मांग को लेकर पोट्टी श्रीरामुलु, एक गांधीयन, भूख हड़ताल पर बैठ गए। अच्छा। 56 दिनों के बाद 1952 में उनकी डेथ हो गई। उनके इस बलिदान के बाद पूरे आंध्रा रीजन में हिंसा भड़क उठी। तो आखिरकार प्रेशर ना कर 1953 में सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। ये भाषा के आधार पर बनने वाला इंडिया का पहला स्टेट था। और इसके बाद तो जैसे एकदम दरवाजे खुल गए। सरकार को रियलाइज हुआ कि इस मुद्दे को सिस्टमैटिकली एड्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए फजल अली कमीशन बनाई गई। राइट। इस कमीशन ने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच दी। उन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट की थ्योरी को तो रिजेक्ट किया, मतलब ये नहीं कि हर भाषा का एक स्टेट हो, लेकिन उन्होंने माना कि भाषा को स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य आधार बनाया जा सकता है। और इसी कमीशन की सिफारिशों पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ। सोर्स कहता है कि इसने पुराने पार्ट ए, बी, सी, डी स्टेट्स का क्लासिफिकेशन खत्म किया। हाँ, और 1 नवंबर 1956 को 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। ये एक तरह से आज के इंडिया के इंटरनल मैप की शुरुआत थी। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने। फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, एक के बाद एक नए स्टेट्स बनते गए। इसमें गोवा की कहानी भी काफी यूनिक है। ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था। नहीं, वहां पोर्चुगीज का राज था। 1961 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को आजाद कराया। तो वो स्टेट कब बना? शुरू में ये एक यूनियन टेरिटरी था, फिर 1987 में गोवा इंडिया का 25th स्टेट बना। और सिक्किम का केस तो बिल्कुल अलग है। सोर्स कहता है कि वहां चुंग्याल डायनेस्टी का राज था और वो इंडिया का प्रोटेक्टोरेट था। हाँ, मतलब इंडिया उनकी सुरक्षा करता था, लेकिन वो पूरी तरह इंडिया का हिस्सा नहीं था। फिर वहां के लोगों ने इंडिया में शामिल होने की इच्छा जताई। तो इसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ा। 2 अमेंडमेंट्स लगे। पहले 35th अमेंडमेंट से उसे एसोसिएट स्टेट का एक यूनिक दर्जा दिया गया, और फिर अगले ही साल 36th अमेंडमेंट से 1975 में सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। और ये सिलसिला 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड के बनने और 2014 में तेलंगाना के 29th स्टेट बनने तक चलता रहा। हाँ, ये दिखाता है कि इंडिया का इंटरनल मैप कितना डायनामिक रहा है। तो ये सारी कहानी थी देश की बॉडी बनाने की, उसकी जमीन, उसकी सीमाएं। लेकिन कोई भी देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता,
उसकी आत्मा होते हैं, उसके लोग। सही बात है। तो अब सवाल उठता है कि इस बॉडी में रहने वाले लोगों को इंडियन होने का लीगल स्टेटस यानी सिटीजनशिप कैसे मिलता है? सोर्सेस पर क्या कहता है? सोर्स सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में देखता है। पहला, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तब कौन-कौन इंडियन सिटीजन बनेगा। राइट। और दूसरा, उस तारीख के बाद सिटीजनशिप कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी। तो पहले 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं। उस दिन इंडियन कौन था? उस वक्त के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 5 में एक सिंपल रूल बनाया। अगर आपका डोमिसाइल इंडिया में था, यानी आप यहीं रहते थे और 3 में से एक शर्त पूरी करते थे। 3 शर्तें। हाँ, या तो आप इंडिया में पैदा हुए, या आपके माता पिता में से कोई इंडिया में पैदा हुआ, या आप कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से ठीक पहले 5 साल से इंडिया में रह रहे थे। तो इनमें से कोई भी शर्त पूरी करने वाले को सिटीजन मान लिया गया। करेक्ट। ये तो सीधा सा लगता है। लेकिन उस वक्त पार्टीशन भी हुआ था, लोग पाकिस्तान से आ जा रहे थे, उसका क्या? बिल्कुल, इसीलिए आर्टिकल्स 6 और 7 खास तौर पर पार्टीशन से डील करते हैं। और आर्टिकल 9 ने एक बहुत जरूरी बात साफ कर दी। अगर आपने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तो इंडिया की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। यहीं से सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप मतलब आप सिर्फ इंडिया के नागरिक हैं, किसी स्टेट के नहीं। जैसे अमेरिका में आप यूएस के सिटीजन भी होते हैं और कैलिफोर्निया के भी। ये हमने यूके से लिया है, ऐसा सोर्स कहता है। सही। अब ये सारे नियम तो 26 जनवरी 1950 के लिए थे, लेकिन आगे क्या होगा? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 11 के जरिए पार्लियामेंट को पावर दे दी कि वो फ्यूचर के लिए सिटीजनशिप पर कानून बना सकती है। और पार्लियामेंट ने इसी पावर का इस्तेमाल करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। तो आज के दौर में नागरिकता इसी कानून से डिसाइड होती है। बिल्कुल, और ये कानून सिटीजनशिप पाने के कुछ तरीके बताता है। तो अगर आज किसी को इंडिया का सिटीजन बनना है तो सोर्स के हिसाब से इसके अलग-अलग रास्ते हैं। सबसे आसान है बाय बर्थ। हाँ, जिसके नियम समय के साथ थोड़े बदले हैं। फिर है बाय डिसेंट, यानी अगर आपके माँ बाप इंडियन हैं पर आप पैदा कहीं और हुए। इसके अलावा 2 जरूरी रास्ते हैं, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। ये उन लोगों के लिए हैं जिनका इंडिया से कनेक्शन तो है, लेकिन उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन अक्सर उनके लिए होता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं या जिन्होंने किसी इंडियन से शादी की है। इसके लिए आम तौर पर 7 साल इंडिया में रहना जरूरी है। और नेचुरलाइजेशन ये किन के लिए है? नेचुरलाइजेशन उन फॉरेन नेशनल्स के लिए है जिनका इंडिया से कोई पुराना रिश्ता नहीं है। उनके लिए शर्तें ज्यादा सख्त है। आमतौर पर 12 साल इंडिया में रहना होता है, उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और उन्हें 8th शेड्यूल में दी गई किसी एक इंडियन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो ये तो हुई नागरिकता मिलने की बात। लेकिन क्या ये जा भी सकती है? हाँ, सोर्स 3 तरीकों का जिक्र करता है। पहला है रिनाउंसिएशन, यानी आप खुद छोड़ दें। हाँ। दूसरा है टर्मिनेशन, ये तब होता है जब आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो इंडिया की अपने आप खत्म हो जाती है। ओके, नो ड्यूल सिटीजनशिप। और तीसरा तरीका? वो है डिप्रिवेशन। इसमें सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है। ऐसा तब होता है जब ये साबित हो जाए कि नागरिकता धोखे से या फर्जी कागजात से ली गई थी। तो इससे साफ है कि नागरिकता सिर्फ एक पहचान नहीं, एक लीगल स्टेटस है। अफसोस के आखिर में 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र है। हमने देखा कि 1955 का कानून सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर आधारित था। सोर्स के अनुसार 2019 का अमेंडमेंट इसमें क्या बदलाव लाता है? इस विषय पर हम सोर्स में दी गई जानकारी को ही बताएंगे। सोर्स के अनुसार 2019 का अमेंडमेंट पहली बार नागरिकता के प्रोसेस में रिलीजन और देश ऑफ ओरिजिन को एक क्राइटेरियन बनाता है, लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। कौन सा ग्रुप है यह? सोर्स कहता है कि ये अमेंडमेंट 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाली 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन के लोगों पर लागू होता है। ओके। अगर इस ग्रुप के लोग धार्मिक प्रार्थना के कारण इंडिया आए हैं और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आ चुके थे, तो उनके लिए नागरिकता पाने के नियम बदले गए हैं। क्या बदलाव है उनके लिए? उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा और उनके लिए नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता पाने की शर्त, जो आमतौर पर 12 साल इंडिया में रहने की है, उसे घटाकर 6 साल कर दिया गया है।
तो आज की इस पूरी चर्चा से दो बड़ी तस्वीरें साफ होती हैं। पहली, इंडिया एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। देश की एकता अटल है, लेकिन उसके अंदर स्टेट्स की बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल हैं। बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर सिटीजनशिप की है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस जन्म से मिल गई और हमेशा रहेगी। ये कानून द्वारा डिफाइन किया गया एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क है, जिसके नियम हैं, शर्तें हैं और जिसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहे हैं। सही बात है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। सोर्स मटेरियल में आर्टिकल्स 371 से 371J का भी जिक्र है, जो कई स्टेट्स को कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं। ये लिसनर के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है। सही। सवाल ये उठता है कि एक तरफ हम यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, जिसमें सभी बराबर हैं, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन खुद कुछ स्टेट्स को उनकी यूनिक परिस्थितियों के कारण स्पेशल दर्जा देता है। यूनिफॉर्मिटी और डाइवर्सिटी के बीच ये बैलेंस इंडिया के आइडिया के बारे में क्या बताता है?